प्रेजेंट कर पा रहे हैं क्या सर? हाँ प्रेजेंट हो पा रहा है सर, देखिए सर, राकेश सर। राकेश सर। मंजू मैडम, मैं यहाँ से मेल कर दूं उसको प्रेजेंटेशन को? सर कर सकते हैं, नहीं तो सर आप स्क्रीन शेयर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी सर, आप स्क्रीन शेयर यहाँ कर से सकते आ हैं। नहीं रहा है सर प्रेजेंट नाउ जो है सबसे लास्ट प्रेजेंट नाउ सर, हाँ प्रेजेंट नाउ है ना सर, उसको आप एवरीवन कैन टच कीजिए। शेयर सर, है ना? लेकिन प्रेजेंट नाउ वाले पर वो क्लिक ही नहीं हो रहा है, वहां से मुझे करेंगे तब ना। नहीं सर, एवरीवन इज अलाउएबल सर एक्चुअली, है ना? ये इस पे तो आ ही नहीं रहा है सर जस्ट अ सेकेंड, हाँ मैं करके बता रहा हूँ सर आप सर। यहाँ पे जो हाँ ऑलरेडी आप प्रेजेंट कर चुके हैं, इसलिए जो है हाँ ये नहीं आ रहा है। हाँ, देखिए मैं सर, ऐसा है जो दिख रहा है सर आपको, तो देखिए 1 2 3 4 प्रेजेंट नाउ पे करेंगे तो ये करेगा, हम स्टॉप कर लेते हैं सर। हाँ आप ठीक है, स्टॉप करेंगे हाँ ये ठीक है सर। यहाँ से जी जी, ये क्लिक ही नहीं हो रहा है इस पे। क्लिक नहीं होगा आप सर, मेल आप मेल या हाँ व्हाट्सएप आप कर मेल दिए कर सर। दीजिए, और सर एक काम कर सकते हैं सर, रीज्वाइन कर लीजिए सर एक बार। एक बार रीज्वाइन करके हाँ करिए सर। रीज्वाइन कर लीजिए सर, डिस्कनेक्ट होके एक बार रीज्वाइन कर लीजिए सर। मंजू जी, मैंने कोऑर्डिनेटर को और आपको बार बार बोला था कि एक बार 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले थोड़ा रिहर्सल कर लेना चाहिए। सर हम लोग तो रेडी ही थे सर, अभी कोई दिक्कत पता नहीं क्या हो उनकी तरफ से हो गई। जवान वक्ता है, उनके साथ एक बार कन्वर्सेंट हो लेना चाहिए वेबिनार के पहले। जी सर, जी सर सर। ये टाइम एंड अगेन आई एम ऑब्जर्विंग, ऐसा एम्ब्रेसिंग सिचुएशन नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं आएगा। राकेश सर हैं ना? सर आपकी म्यूट है आवाज, राकेश सर। कहाँ है राकेश? वीडियो ऑन करके तब ना बच्चे देख पाते हैं उनको। आ रहा है। यस सर, प्रेजेंट हो हाँ चुका है सर। प्रेजेंट हो चुका है सर। हाँ डेस्कटॉप पे है, वो ले रहा हूँ। सर आप अपना वीडियो ऑन कर ले तो ज्यादा बेहतर रहता है, इफ यू कैन सर। बच्चे एक बार आपको देख भी लेते सर। हाँ यस सर। तो ये होस्ट बना दिए है ना? जी हाँ सर। जी सर जी, आप सर पीपीटी प्रेजेंट कर सकते हैं, पर मतलब खोलेंगे भूल जाएंगे। चॉइस नहीं आ रही, इस पे दिख रहा है।
चॉइस नहीं सर, आपके टास्क बार में होगा ना, पीपीटी आपका खुला हुआ, बस उसको आप खोल सर जो है इंटायर स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन। आप सर पीपीटी चालू कर लीजिए। आप पीपीटी खोल दिए हैं? हाँ दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसको दिख रहा है? प्रेजेंटेशन में जी 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 हाँ दिख रहा है सर, सर। हाँ चलिए ठीक है। प्रेजेंट किया जाए सर F5। Thank you, Honorable Principal Chandrasekhar sir, Manju Madam, Shambhuji, and dear all faculty members and students of Government Polytechnics and dear friends. Thank you for this invitation on the cutting edge research and frontier research technology to deliver a lecture and give an opportunity. I am first thankful to the principal of this college and the very dynamic administrator Chandrasekhar sir and his entire team for this opportunity to sharing a frontier research development for the not only Bihar but the whole world at from a small level. Now, सारी इंट्रोडक्शन तो आप लोगों ने डिटेल से दे ही दिया, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज को शुरू करें। मैं ऑडिबल बढ़िया से शंभू जी? यस सर यस सर यस सर यस सर, लाउड एंड क्लियर सर, लाउड एंड क्लियर। नो थैंक यू। तो शुरू करने के पहले एक एक्नॉलेजमेंट होता है जो अंत में दिया जाता है, लेकिन सबसे पहले मैं एक्नॉलेजमेंट मैं अपने टीचरों को देना चाहता हूँ, जिसके कारण वे नैनो टेक्नोलॉजी पर आपने मुझे एक बोलने का मौका दिया, कुछ जानने की इच्छा जताई। आई एम थैंकफुल टू माई ऑल टीचर्स एंड माई मेंटर्स हु इज विजिबल ऑन दिस स्क्रीन, right from the Dr. Amrinder Narayan from Patna University, H.C. Verma from IIT Kanpur, to from K.L. Chopra, former director IIT Kharagpur, to founder Vice Chancellor Professor Yashan Guha. These are all my mentors and my research group, जिसके साथ हम मिलके इस नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी के एरिया में कुछ काम करते हैं। And we are associated with the IIT Kanpur, IIT BHU, University of India, and some NPL CSI laboratories, and working in this area of not only magnetic nanomaterials, nanomedicine, functional nanomaterials, nanotechnology in food and agriculture. तो मैं शेयर करूंगा एक एक करके, जो कि कैसे पॉलिटेक्निक के फैकल्टी एंड बच्चे इस बात को शेयर करेंगे, इस बात को सीखेंगे और कुछ नया करने की इच्छा जताएंगे। सेकेंड एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द सेकेंड स्लाइड is my PhD students. Altogether 6 students have been awarded PhD under my guidance and 8 are working. ये 14 बच्चे हैं हमारे, जिसके साथ मैं मिलकर काम करता हूँ, और यही हमारी श्रृंगार हैं, यही हमारी टीम है। इन एडिशन टू माय मेंटर्स, ये एमटेक हैं जो हमारे साथ, एमटेक 21 बच्चे ने काम किया, अभी तक 10 हमारे साथ काम कर रहे हैं। और जब मैं पटना विमेंस कॉलेज में था तो ये 17 प्रोजेक्ट में मैंने वहाँ काम किया था, जिसमें 39 बच्चे मेरे साथ टोटल काम किए। दिस इज द कॉलेज विद पोटेंशियल फॉर एक्सेलेंस स्टेटस के स्कीम के तहत, और नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडेटेशन काउंसिल के द्वारा जो NAAC A ग्रेड मिलता है, उस स्कीम के तहत जो हमें फैसिलिटीज मिली थी, हमें जो अपॉर्चुनिटीज मिली थी, तो इसके कारण हमने 39 बच्चों को वहाँ गाइड किया। दीज आर माई मेंटर्स एंड दीज आर माई स्टूडेंट्स ग्रुप, जिसके साथ मिलकर मैं काम ये इस एरिया में कर रहा हूँ। आई एम थैंकफुल टू माई स्टूडेंट्स, my mentors and my teachers. अब हम स्टार्ट करते हैं। जब सबसे पहले नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी की बात आई, तो रियली वहाँ पर सबसे पहले पॉलिटेक्निक के कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा ये नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। मैं उसके लेंथ स्केल, उसके साइज, उसके स्ट्रक्चर में जाने के पहले हम एक इस चीज की चर्चा करना चाहूंगा जहां पर आपको सुन के आश्चर्य होगा। ये सभी लोग कोरोना वायरस से परिचित होंगे, जो पूरी दुनिया में ह्यूमन सिविलाइजेशन में एक क्योस मचा के रख दिया। तो क्या ऐसी कोरोना वायरस में चीज थी जो हम उसको देख नहीं पाए, लेकिन कितने आदमी की जान ले लिया हो और कितने आदमी के जीवन को उन्होंने प्रभावित कर दिया। ये कोरोना वायरस का साइज भी नैनोमीटर में है।
तो नैनोमीटर हम उसको कहते हैं जिसका क्रिस्टलाइन साइज, जिसकी पार्टिकल साइज 1 से 100 नैनोमीटर्स के बीच होता है। और वो नैनोमीटर 1 से 100 नैनोमीटर्स के बीच के साइज को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। उसके साइज की मेजरमेंट करने के लिए हमें एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर चाहिए, जिससे हम उसके क्रिस्टल साइज को मेजर कर सकते हैं। तो जितने भी कहा जाता है कि ईश्वर के जितने भी वरदान हैं, जितने भी आशीर्वाद हैं, वो आशीर्वाद जो है स्मॉल स्केल में होता है। और स्मॉल स्केल में एक ऐसा साइज है नैनोमीटर, जहाँ की प्रॉपर्टी अन्य मटेरियल से, अन्य वस्तुओं से डिफरेंट होता है। इसलिए नैनो मटेरियल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है। और वहाँ की प्रॉपर्टी का, वहाँ के स्केल में जाने के बाद जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है, उस प्रॉपर्टीज को यूज करके जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की जा रही है, दैट इज नैनो टेक्नोलॉजी। क्या यह नैनो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में हो सकता है? क्या यह नैनो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग साइंस में हो सकते हैं? क्या बेसिक साइंस में हो सकते हैं? मेडिकल साइंस में हो सकते हैं, है ना, आयुर्वेदा में हो सकते हैं? ये सारी चीजों का हम एक इंटरडिसिप्लिनरी बात करेंगे। एंड बिहार में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चीजों को हम लोगों को देखने की जरूरत है। और बिहार में हम क्या कर रहे हैं, जैसे शंभू जी ने बताया कि लेबोरेटरीज हम लोगों ने डेवलपमेंट किया है, आप लोग उसको विजिट कर सकते हैं। चंद्रशेखर सर के साथ हम लोग लास्ट 10 ईयर से जुड़ के बहुत सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉपुलराइजेशन का काम करते आ रहे हैं। उसको भी हम लोगों ने शेयर किया है सर के साथ, और हम लोग और आगे भी उनको शेयर करेंगे। तो यहाँ से मैंने एक चीज बताया, ये जो केओस मचाया है ये कोरोना वायरस, ये भी एक नैनो पार्टिकल्स है। और इसकी साइज 80 नैनोमीटर्स जो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पाया गया है। इतने छोटे मटेरियल्स को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, बल्कि ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसके बिहेवियर को तो जिनको कोरोना हुआ होगा वो शायद ऑब्जर्व किए होंगे कि किस तरह से नैनो पार्टिकल्स जो है बिहेवियर करते हैं। दूसरा एक स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूं, ये स्क्रीन सबको अच्छे से दिख रहे हैं। एक लोटस लीफ है, कमल के पत्ते हैं, गुलाब के फूल हैं। ये कभी इस पर गंदगी नहीं बैठती है। Why the lotus leaf always clean itself? और हमारे नेचर की एक ब्यूटी है, प्रकृति की सुंदरता है, जिसको देखने के बाद हमारे तनाव दूर हो जाते हैं। हम लोग गुलाब का फूल लेके स्वागत करते हैं लोगों का कि आप फूल के तरह खिलें। कमल के पत्ते पर कहते कमल भी कीचड़ में खिलते हैं, कमल के पत्ते भी ऑलवेज साफ होते हैं, ऑलवेज क्लीन इटसेल्फ, है ना। तो इस तरीके से जो हमारा नेचर की ब्यूटी है, उस नेचर की ब्यूटी में भी नैनो पार्टिकल्स का गुण है। तो ये कमल के पत्ते ऑलवेज साफ इसलिए रहते हैं कि इसके सुपर हाइड्रोफोबिक सरफेस होते हैं, और वो सुपर हाइड्रोफोबिक सरफेस जो होते हैं वो नैनो स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज के कारण उस पर कोई गंदगी नहीं बैठती। उस पर वाटर भी डालेंगे तो वो वाटर डांसिंग बिहेवियर शो करेंगे, और वो डांसिंग बिहेवियर के कारण वो एक स्पेशल बिहेवियर शो करता है। और अगर इस नैनो स्केल प्रॉपर्टी कमल के पत्ते के जो अंदर है, गुलाब के फूल के अंदर जो है, वो पता चल जाए हमें, तो हम उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को हम दीवार पर पेंट कर सकते हैं। तो दीवार पर जब हम पेंट करेंगे तो उस पर भी गंदगी नहीं बैठेगी। तो क्या एक पॉलिटेक्निक के बच्चे, एक इंजीनियरिंग के बच्चे, एक बेसिक साइंसेस के बच्चे, अगर हम उस प्रॉपर्टी बेस्ड मटेरियल को बनाए तो हम दीवार पर पेंट होने से, गंदा होने से बचा सकते हैं। ये क्या चीजें वो है। इस प्रॉपर्टीज के मटेरियल को अगर हम गाड़ी में, ट्रेन और बस और मोटर कार या अपने कार पर हम उसको पेस्ट करें, पेंटिंग करें, तो वहां से भी वो उसमें गंदगी नहीं बैठेगी। तो नेचर में भी ये नैनो मटेरियल्स प्रॉपर्टी था, कोरोना वायरस में भी था। अब आगे देखते हैं हम। अब इसकी हम लेंथ स्केल की थोड़ी चर्चा करते हैं। ये तुरंत हमने अभी चर्चा किया कि 1 नैनोमीटर्स का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। अब एक हाइड्रोजन एटम का जो साइज होता है 0.1 नैनोमीटर। तो बताइए अगर 10 हाइड्रोजन एटम को हम एक साइज में रख दें तो कितना होगा? 0.1 × 10, 1 नैनोमीटर, है ना। तो 1 नैनोमीटर जो है वो एक मटेरियल की साइज हो सकती है। अब बताएं, एक हमारा क्यूब है, एक हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो इस तरह के 1 नैनोमीटर के साइज में कितने एटम्स हो सकते हैं, है ना। तो इतने हमारा डीएनए का जो साइज है, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, वायरसेस जो हैं, सेल हैं,
ये सारे स्मॉल स्केल पे काम करते हैं, है ना। तो एक लेंथ स्केल की बात हमने किया कि इतने छोटे स्केल के मटेरियल्स को हमारी खुली आंख नहीं देख सकती है, इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम जो है वो भी नैनो स्केल पे काम करता है। फिजिकल वर्ल्ड का जो ऑपरेशन है वो भी नैनो स्केल पे काम करता है। एक बहुत बड़ी लाइन है हमारे वेदों में कि होल फिजिकल वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल साइकिल ऑपरेट एट नैनो स्केल। बहुत बड़ी लाइन है, इस पर बहुत बड़े रिसर्च हो सकते हैं, बहुत बड़े ज्ञान विज्ञान की शास्त्र लिखी जा सकती है ना, कि फिजिकल वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल साइकिल ऑपरेट एट स्मॉल लेवल, नैनो स्केल, और उसका अध्ययन ही हमारा नैनो साइंस है। और उस पर जो एप्लीकेशन बेस्ड हमारे मटेरियल्स हैं, उस मटेरियल्स का यूज जो हमारे टेक्नोलॉजी में होते हैं, दैट इज कॉल्ड नैनो टेक्नोलॉजी। अब ये मैं दिखा रहा हूं, आप एक टैबलेट खाते हैं, टैबलेट खाने के बाद वो बॉडी में क्या करता है, साइड इफेक्ट देता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भी जाता है, ठीक है ना। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है तो उससे साइड इफेक्ट होते हैं। तो क्या कोई ऐसी मेडिसिन है जिसको डालने से साइड इफेक्ट ना हो और बीमारी जहां है वहीं जाके अटैक करे? उसको हम कहते हैं नैनो पार्टिकल्स टारगेट ड्रग डिलीवरी के रूप में अटैक करते हैं। ये देखें कैसे एक्शन होता है, देखिए इस तरीके से आप देखेंगे, ये दिख रहा है मंजू मैडम? जी हाँ सर, बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो ये देखेंगे कि एक छोटे से नैनो पार्टिकल्स किस तरह जहां पर हमारा ट्यूमर था उस ट्यूमर पे जाके अटैक किया, है ना। तो अगर इस तरह की बीमारियां होती हैं तो नैनो पार्टिकल्स एक टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के रूप में काम कर सकते हैं। और हमारा, हमने अभी कहा कि हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ जो है नैनो स्केल काम करता है, तो नैनो स्केल इंटरेक्शन भी बहुत स्ट्रांग है। ये देख लीजिए, अब है हमने तो एक बात किया, ये नैनो मटेरियल है, ये नैनो पार्टिकल्स हैं और ये नेचर में भी गुण होता है, बायोलॉजिकल सिस्टम में भी काम कर सकता है। तो क्या इस तरह के पार्टिकल्स को, इस तरह के नैनो मटेरियल्स को हम बना सकते हैं? इस तरह के नैनो मटेरियल्स को हम बना सकते हैं तो दो मेथड्स, एक टॉप डाउन अप्रोच है और एक दूसरा बॉटम अप अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच क्या है कि हम बड़े मटेरियल्स को तोड़ तोड़ के छोटे मटेरियल्स बना सकते हैं, और बॉटम अप अप्रोच क्या है कि एटम मॉलिक्यूल्स को हम जमा करके मटेरियल्स को बना सकते हैं। अब देखेंगे इस दो फिगर में, पहला जो फिगर है, फिगर में हम एक आदमी जो है बड़े बड़े पत्थर को तोड़ रहे हैं, है ना, और छोटे में देखेंगे कैसे एक छोटे छोटे लकड़ी को उठा के घर को बना रहे हैं। तो इस मेथड से भी हम बड़े को छोटे बना सकते हैं, माइक बंद है मैम, है ना। और एक बॉटम अप अप्रोच से भी हम छोटे छोटे मटेरियल्स को बना सकते हैं। तो ये दो मेथड जो जिससे हम नैनो मटेरियल्स को बना सकते हैं। तो एक एक मेथड्स के बारे में नहीं हम बता सकते हैं अभी डिटेल में इतने शॉर्ट टाइम में, बट मटेरियल्स कैन बी प्रिपेयर्ड एट नैनो स्केल फ्रॉम फिजिकली, बायोलॉजिकली, केमिकली, आयुर्वेदिकली, इन इको फ्रेंडली, इस तरीके से हम मटेरियल्स को बना सकते हैं। अब आ जाते हैं हम एक अपने एनिसेंट विजडम की बात करते हैं। कार्बन सूट, हवन का नाम सब लोगों ने सुना होगा, है ना। ये हवन प्रोसेस देखे होंगे सब लोग, पता है इस हवन से जो फ्यूम्स निकलते हैं, इस फ्यूम से जो हमारे वातावरण में नेगेटिव थॉट्स हैं वो भी एब्जॉर्ब होता है। आप शायद सुने होंगे कि हिरोशिमा नागासाकी का बम विस्फोट हुआ था, इधर 2 साल पहले पोलैंड में एक जगह बम विस्फोट हुआ। तो बम विस्फोट जहां पर हुए उस आसपास के सारे घर बर्बाद हो गए, वहां पर सारे लोग जो है घायल हो गए। लेकिन एक जितने दूर तक एक हवन की प्रक्रिया हो रही थी, हवन की प्रक्रिया का जो धुआं जितने दूर गया वहां पर लोग घायल होने से बच गए। क्यों? कि वो जो हवन से जो निकलने वाला धुआं है, उस धुआं का पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम के कारण
उसमें एक सुरक्षा कवच जनरेट हुआ जिससे वो अनहोनी बच गई, है ना। तो हवन से निकलने वाला जो मटेरियल होता है, जो आस होता है, वो भी बहुत ही अति सूक्ष्म पार्टिकल होता है, वो भी नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल। हवन से निकलने वाले जो फ्यूम्स होते हैं, उस फ्यूम्स का भी जो है नैनो स्केल इंटरेक्शन होता है, और वो जो कार्बन सूट जमा होता है, आप हवन जाएंगे हवन कुंड में, वह कार्बन सूट जो है वो एक कार्बन डायमंड नैनो मटेरियल्स है ना। आपको शायद पता होगा कि बचपन में सबको माँ, नानी, दादी जो है काजल लगाते थे। वो काजल क्यों लगाते थे पता है? क्योंकि काजल में वो नैनो मटेरियल्स की प्रॉपर्टी का गुण है, जिसके कारण कहते हैं लोग, हमारे जनरल भाषा में कहते हैं कि काजल इसलिए लगाते थे कि काजल से किसी की नजर ना लग जाए, है ना। लेकिन उस काजल में नैनो मटेरियल्स की प्रॉपर्टी है, वो कार्बन मटेरियल, कार्बन। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, बाद में आप क्वेश्चन पूछेंगे। गुड आफ्टरनून सर। सर आवाज थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ठीक है, आवाज ठीक आ रही है। कोई बात नहीं, आप अपने अनम्यूट को देख लीजिए। तो वो जो कार्बन मटेरियल्स है, वो आंख पे जो लगाते थे काजल, वो भी नैनो मटेरियल्स है ना। तो अब वो काजल के बारे में कब पता चला? जब हमारे पास मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स आए, जिसको आप लेबोरेटरी कहते हैं। तो मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक से हम उस काजल के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को पता किए, और वह क्रिस्टल स्ट्रक्चर पाया गया कि नैनो पार्टिकल्स है ना। तो इस तरीके से अगर वो कार्बन मटेरियल्स को हम कोई कॉमर्शलाइज करता है, तो हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में, एविडेंस बेस्ड फंक्शनल मटेरियल्स के रूप में हम उसको कॉमर्शलाइज कर सकते हैं। तो एक साइंटिस्ट का काम है, एक इंजीनियर्स का काम है, एक साइंस और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का या डिप्लोमा वाले का भी ये ड्यूटी बनती है, इस तरह के साइंटिफिक एविडेंस मटेरियल्स को हम कैसे कॉमर्शलाइज भी करने के लिए सोचें। जो आज हम कैंपस सिलेक्शन के लिए हम मार उठाते हैं कंपनियों में जाने के लिए, तो इस तरह से हम एक स्टार्टअप भी शुरू करते हैं जो हमारे पास रिसोर्सेज यहाँ पर हैं उस पर आधारित, है ना। अब ये देखें, ये एक कोलेटरल पार्टिकल्स को मैं दिखा रहा हूं कि जो हम एक हवन सामग्री में गाय का घी को डालते हैं, प्लांट्स को डालते हैं, इससे जो मटेरियल्स निकलते हैं ये कैसे सूक्ष्म पार्टिकल हैं। ब्राउनियन मोशन आप लोगों ने पढ़ा होगा +2 में। तो ये इस तरह से ब्राउनियन मोशन की तरह जो है एक बायो एनर्जी निकलती है, और ये बायो एनर्जी हमारे पूरे मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल लेवल को ठीक करती है। इसलिए कहते हैं कि ऑपरेशन ऑफ माय फिजिकल बॉडीज, बायोलॉजिकल सिस्टम, है ना, एंड देयर इंटरेक्शन एट नैनो स्केल, है ना। यस। अब एक मैंने दिखाया है रोल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पता है, सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज आज मिला है किसी एरिया में, तो वो नोबेल प्राइज मिला है हमारे डिस्कवरी वर्क रिलेटेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन्स इतनी बड़ी चीज है कि आपके पूरे फिजिकल डिजीज से लेके, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी से लेके, जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो सारे में बहुत बड़ा रोल आता है ना। इसलिए रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स जो है ये बहुत बड़ी चीज है, जिसको इलेक्ट्रॉन्स भी एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, छोटी पार्टिकल है। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सोच सकते हैं तो नैनो मटेरियल्स में सोचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब जो मैंने पीछे आपको बात चर्चा किया अपने संबोधन में, एक चर्चा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ जो थर्मोडायनामिक्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम एंड लाइफ साइकिल। ये वही बात है जो मैंने पीछे कहा कि अगर आप कहीं पर एक पॉजिटिव टॉक करते हैं, कहीं पर आप एक पूजा सामग्री पूजा कर रहे हैं, तो उसके आसपास के सारे वातावरण जो हैं शांत हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और जो वातावरण शांत होता है वो दिखता नहीं है, महसूस होता है। तो महसूस होना जो हमें सूक्ष्म लेवल पर महसूस होता है, कहते हैं सूक्ष्म अवलोकन किया गया। तो वो जो सूक्ष्म महसूस करते हैं वो इसलिए होता है कि आपकी जो बायो एनर्जी निकल रही है, वो बायो एनर्जी आपके बॉडी के फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है और उसका मूवमेंट बॉडी में बढ़ता है, और हमारे पूरे जो एग्जिस्टेंस है फिजिकल बॉडी का, जो हमारे अस्तित्व के अंग हैं, उस अस्तित्व के अंग के साथ सजगता बढ़ती है और हम शांत हो जाते हैं और पूरे हमें शांति लगती है और हमारी चेतना का विकास होता है। इसलिए कहा जाता है कूल माइंडेड होना चाहिए।
कूल माइंडेड के लिए एक तो तरीका है कि आप किसी के कहने पर होते हैं, किसी एक्सटर्नल इफेक्ट के कारण होते हैं, किसी बायो एनर्जी के कारण होते हैं। तो एक कूल होने का दूसरा तरीका है, ये भी है, आप एक हवन सामग्री करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पॉजिटिव टॉक करते हैं, वो सारे से भी जो हमारी एनर्जी होती है उसका इंटरेक्शन एट नैनो स्केल पे होता है। दिस इज द थर्मोडायनामिक्स जो हम करते हैं कि एंट्रोपी इज डिफाइंड एज द हीट गिवन टू द सिस्टम एंड राइज इन टेम्परेचर। दिस इज द थर्मोडायनामिक ऑफ लाइफ साइकिल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। दूसरी चीज मैं दिखा रहा हूं, आप देखें ये जो हमारा बटरफ्लाई है, मल्टी कलर एपियरेंस ऑफ बटरफ्लाई, क्या जीवन की सुंदरता देती है हमारे शरीर में, हमारे दृष्टि को, हमारे नेचर को। क्या आपने कभी सोचा है कि ये मल्टी कलर क्यों दिखता है? ये मल्टी कलर इसलिए दिखता है कि इसके विंग्स के अंदर कैडमियम सल्फाइड का फोटोनिक क्रिस्टल होता है। क्या इसके पहले हमने कमल के पत्ते में देखा, गुलाब के फूल में देखा, है ना? और यहां पर हम देख रहे हैं एक आपका बटरफ्लाई का मल्टी कलर अपीयरेंस, क्योंकि इसके अंदर भी नैनो मटेरियल्स प्रॉपर्टी का गुण है। कैडमियम सल्फाइड की असेंबली इसके अंदर होती है, ये मल्टी कलर दिखता है। तो दिस इज नैनो। काजल में भी देखा आपने, वो काजल भी नैनो स्ट्रक्चर है ना? और इसलिए उसका कलर जो है, उसका जो प्रॉपर्टी होता है बहुत स्ट्रांग होता है। वो शादी के अवसर पर या बच्चे को लगाया जाता है ताकि किसी की कहते हैं हाई एनर्जी लेवल क्रिएट हो रहा है। वो एंटीवायरल आप प्रॉपर्टी कह सकते हैं साइंस के लैंग्वेज में, अपने एनिशिएंट विजडम के लैंग्वेज में कह सकते हैं कि उसमें एक खास गुण था। तो इस बटरफ्लाई में भी कैडमियम सल्फाइड नैनो पार्टिकल्स के गुण होने के कारण इस तरह के गुण दिखते हैं। ये पीकॉक सब लोगों ने देखा होगा, पीकॉक के अंदर भी यही है, जिंक सल्फाइड नैनो स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी है जो सुंदरता दिखता है। तो प्रकृति ने जितनी सुंदर चीजें मनुष्य के लिए दिया है, ये सारे चीजों में नैनो स्ट्रक्चर बिहेवियर है। तो क्या ये नैनो कोई नई चीज तो नहीं है? ये तो हमारे जवानों से हमारे सिस्टम में था ना। प्राणायाम कहते हैं कि थोड़ा योग करनी चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। आप लोग अभी 21 जून को हर एक साल इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जाता है, जिससे हमारे भारत में ऋषि मुनियों के द्वारा किए हुए काम को पूरी दुनिया में लोग जान रहे हैं। तो कहा जाता है कि पार्टिकल्स ऑफ 10 से 20 नैनोमीटर डायरेक्टली रीच टू द ब्रेन थ्रू नोज एंड बाईपास ब्लड वेरिन पहुंच जाते हैं। और इस तरीके से आप जो रोड पे चलते हैं, रोड पे चलने के बाद जो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, उसमें आप देखेंगे जो लकड़ी वाले काम करते हैं उससे भी निकलते हैं, बिल्डिंग को क्रश किया जाता है उससे भी निकलता है, हमारे मोटर कार से भी जो बहुत फ्यूम्स निकलते हैं उससे भी होते हैं। तो स्मॉल साइज पार्टिकल्स के बहुत सारे सोर्स हैं, उसकी चर्चा में बाद में स्लाइड में चलूंगा। तो कहा जाता है ये साइंस ऑफ ब्रेथ जो है, इस ब्रेथ के द्वारा उस तरह के एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना? और मोर एंड मोर ऑक्सीजन को हमारे ब्लड्स में जाता है, वो सारे इफेक्ट यूटिलाइज हो जाते हैं। तो प्राणायाम इज ऑल्सो ए नैनो टेक्नोलॉजी, है ना? कभी प्राण को हम देख नहीं पाते हैं, है ना? तो ये ब्रीथिंग कहते हैं कि सांस लें और सांस छोड़ें। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो पहला काम क्या करते हैं, सांस लेते हैं फिर रोते हैं। जब आदमी, वही बच्चे जब बड़े होकर कभी बुढ़ापे में मरते हैं तो पहला काम क्या करते हैं, श्वास को छोड़ते हैं, है ना? तो इस तरीके से जो साइंस ऑफ प्राणायाम है, दैट इज आल्सो ए नैनो टेक्नोलॉजी। और ये तो हमने अभी बताया ही। एक चीज हम यहाँ पर करंट जीडीपी ऑफ नेशन की बात कर रहे हैं। अभी आप न्यूज़पेपर लास्ट अगर 1 साल से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें पटना का भी पॉल्यूशन लेवल बहुत बढ़ता है, आप देखे होंगे कि हर एक न्यूज में लेटेस्ट आ रहा है कि जीडीपी ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण, जीडीपी में जो डिक्लाइन हुआ है उसके सबसे बड़ा कारण पॉल्यूशन है। तो हम इस तरीके से हवन के प्रोसेस के द्वारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्मॉल साइज पार्टिकल्स को डिटेक्ट करके इस तरह के इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं और अपनी जीडीपी के रेट को बढ़ा सकते हैं, है ना? ये सोर्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स हैं जो मैंने कहा कि रेडिएटर से, सिगरेट से, है ना, मीट सब्जियों के फ्राई करने से, गैस स्टोव के जलने से,
इस तरीके से भी हमारे नैनो पार्टिकल्स निकलते हैं। आपको पता है सिगरेट जो है, सिगरेट पीते हैं तो कहता है कि नहीं पीना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्यों? कि वो सिगरेट के धुआं कुछ नहीं है, उस सिगरेट का धुआं कार्बन नैनो ट्यूब्स है, वो कार्बन नैनो पार्टिकल्स हैं जो आपके लंग्स को डैमेज कर रहा है ना। तो इस तरीके से वो सिगरेट का धुआं भी जो है कार्बन नैनो पार्टिकल्स का कंजुगेशन है। आप जहां पर हवन सामग्री होती है, किसी मंदिर में चले जाएंगे आप, तो उसका जो धुआं कलेक्ट करेंगे वो कार्बन सूट, वो भी कार्बन डायमंड पार्टिकल्स हैं। उसके बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट हैं, बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस हैं। वी कैन डू दिस मैटर, आप डिटेक्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, और उस प्रॉपर्टीज को, फंक्शनल नैनो मटेरियल्स प्रॉपर्टीज को आप कॉमर्शलाइज कर सकते हैं, उस पर बड़ा रिसर्च कर सकते हैं, है ना। उसी तरह ये नैनो टेक्नोलॉजी हेल्थ जो मैंने बात किया आपका, इतने से इतने पार्टिकल्स जो हैं आपके डिपॉजिट होते हैं बॉडी में, इनहेल एग्लोमरेट करते हैं और आपके लंग्स में जाता है ना। तो नैनो पार्टिकल्स जो डिपॉजिट होते हैं वो इसलिए होते हैं कि वो वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। तो पता है जब नैनो पार्टिकल्स की हम बात करते हैं तो वह बात इसलिए करते हैं कि वहां पर वंडरवाल फोर्स होता है, वहां ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल होता है क्योंकि मास नेग्लिजिबल होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर डोमिनेट करता है, जो वंडरवाल फोर्स जनरली हम लोग वहां पर बात करते हैं। ये भी वही सोर्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स है जिसकी चर्चा मैंने किया। कुछ और नेचर की बात करें ताकि आप नए विज्ञान को, आपका टॉपिक जो है न्यू साइंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, न्यू साइंस फॉर नॉलेज। हमने तो ये चीज चर्चा किया, कमल के पत्ते का चर्चा किया, बटरफ्लाई का चर्चा किया। अब देखें ये सीसेलेन चॉक, एक चॉक है जो उसको ब्रेक करने से टूट जाता है, और ये शंख है जो नहीं टूटता है ना। तो शंख दोनों जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है ये, लेकिन एक हार्ड है और दूसरा सॉफ्ट है। चॉक को हम तोड़ देते हैं कि कैल्शियम, ये शंख नहीं टूट पाता है। क्यों? कि इसमें भी नैनो स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज का गुण है इस शंख के अंदर, है ना। तो प्रकृति में तो ये चीजें थी, तो इसको खोजने की जिसकी जिज्ञासा थी, क्यूरियोसिटी थी, वही नए विज्ञान को जानता है, वही आदमी नए आविष्कार को लाता है, वही आदमी नया स्टार्टअप करता है, वही नया रिसर्च करता है। ये क्यूरियोसिटी होना चाहिए। ये दोनों मटेरियल चॉक और सी सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट का है, लेकिन एक टूट जाता है, इसको ब्रेक कर देते हैं, ये ब्रेक नहीं हो पाता है। उसी तरह आप देखेंगे ये एक डैगर है, मुगल काल में इसको लोग यूज करते थे हथियार के रूप में, अभी भी होते हैं। आप देखे होंगे गांव में या कहीं शहर, छोटे छोटे शहरों में एक लोहार लोग होते हैं जो आग में डालते हैं, और आग में डालने के बाद वो फिर उस पर अटैक करते हैं। तो क्या होता है, उससे जो है हमारा उसकी शार्पनेस बढ़ जाती है। तो इसको कहते हैं कि हीटिंग एंड हैमरिंग एंड क्वेंचिंग। आप हीट किए, उसको पानी में डाला, फिर उसको हैमरिंग किया, इस तरह से पूरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसका चेंज हो जाता है। तो अभी कहा जा रहा है कि इस पर एक नए टेक्नोलॉजी का जन्म हो सकता है ना। ये क्वेंचिंग फेनोमेनन पे एक आयरन शीट को गर्म करिए, हीटिंग करिए, पानी में डालिए, एक ऐसा स्ट्रक्चर आएगा जिस स्ट्रक्चर पर उसका शार्पनेस बढ़ जाएगा। He may give the birth of new technology, लेकिन who is worried? कौन इसके लिए चिंतित है? तो ये काम कर सकता है। उसी तरह ये हमारा माइग्रेटरी बर्ड, जो हमारे ये प्रवासी चिड़िया मूव करता है, जो जिसके सेल के अंदर मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड नैनो मटेरियल्स होते हैं, और ये हमारे फिर निकलते हैं, है ना। और निकलने के बाद फिर वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही इंटरेक्ट करते हैं, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और फिर ये उस देश की तरफ मूव करते हैं। उसी तरह ये एक कप था जो मुगल काल में, जो इसमें सिल्वर नैनो पार्टिकल्स मिला रहता था, इसमें चाय दी जाती थी ताकि वो मल्टी कलर दिखाई पड़े। ये सारे नैनो तो बहुत पुराने हैं। अब आ जाइए, जो हम लोग इतने फूड पार्टिकल्स को खाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है कि हम क्यों हल्दी के पाउडर को, टर्मरिक के पाउडर्स को, सिनेमन के पाउडर्स को हम दूध में डाल के, सब्जी में डाल के खाते हैं? उसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है कि जब छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल बॉडी के साथ इंटरेक्ट करेगा, और बॉडी के साथ इंटरेक्ट करने पर बायोलॉजिकल अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और डिजीज रेसिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा, है ना। तो क्यों नहीं है हमें इस तरह के छोटे छोटे पार्टिकल्स को बना के हम बिहार में फूड बेस्ड एक नैनो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज को जन्म दे सकते हैं। आप देखेंगे ये पीला हल्दी है, जब इस पीला हल्दी के पाउडर को हम नैनो हल्दी बनाते हैं तो
लाल कलर का हल्दी हो जाता है। तो मार्केट में लाल हल्दी भी आएंगे, है ना। तो इसकी जो पीले हल्दी की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी बदल जाएगी। और ये बॉल मिलिंग मशीन है जो हमारे लेबोरेटरी में है, कभी आके आप देख सकते हैं। इस बॉल मिलिंग मशीन के साथ हम इस मटेरियल को बनाते हैं और इसी को हम कहते हैं नैनो मेडिसिन, है ना। तो इस मेडिसिन को बनाने के लिए हमें इंजीनियर्स चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, बायोमेडिकल साइंटिस्ट भी चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, फिजिसिस्ट चाहिए, केमिस्ट चाहिए, सारी चीजें चाहिए। तो सब लोगों का यूनिटी ऑफ माइंड से इसी को कहते हैं। जब सब लोग जुटेंगे तो एक नया विज्ञान और एक नया ज्ञान आएगा, है ना। तो हमारा एनिशिएंट विजडम को मिला लें, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स को जोड़ दें, तो हमारा एक मॉडर्न मेडिसिन भी बन के रेडी हो, है ना। पुराने जमाने में जाता देखे होंगे, गांव में लोग पीसते थे। उसका कॉन्सेप्ट था कि छोटे छोटे स्मॉल स्केल के पार्टिकल्स को बना के उसको शरीर में हेल्थ पर्पस से लिया जाए। अब उसी छोटे पार्टिकल्स को हम नैनो मेडिसिन कहते हैं। अब इस तरह के हल्दी के नैनो पाउडर से हम लोगों ने आर्सेनिक को भी दूर करने का प्रयास किया वाटर में। फ्लोराइड और आर्सेनिक जो है बहुत ज्यादा पानी में पाए जाते हैं। क्यों हो रहा है कि उसमें जो नैनो स्केल प्रॉपर्टी है, उसके अंदर जो फेनाइल ग्रुप है, उसके अंदर जो फेनोलिक कंपाउंड है, वो हमारे आर्सेनिक को एब्जॉर्ब करता है। ये हमारे पीएचडी और एमटेक स्टूडेंट ने ये मिलकर काम किया है ना। और बहुत अच्छे मतलब एक हर्बल मटेरियल से भी हम आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसी समस्या को बिहार में, इंडिया में दूर कर सकते हैं। या आपने रिचर्ड फाइनमैन का नाम सुना होगा। 1959 में एक पब्लिक लेक्चर में इन्होंने कहा था, देयर इज ए प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, है ना। जब आप गहराई में जाएंगे तो बहुत सारे रूम की संभावनाएं मिलेगी, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, है ना। तो दिस इज द नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। जब छोटे स्केल पे आते हैं तो उसका बिहेवियर बदल जाता है, जो बल्क स्टेट मटेरियल में नहीं होता है, अन्य मटेरियल में नहीं। तो गहराई में सोचने की कोशिश करें, सूक्ष्म लेवल पर सोचने की शुरू करें, तो बहुत सारे नए रिसर्च, बहुत सारे नए टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ जाएंगे। हम लोग जो आज जॉब सीकर बने हैं, जॉब सीकर ना बन के जॉब क्रिएटर भी बन सकते हैं ना। ये इसी तरह जिस तरह हमने कहा कि वहां पर लाल कलर का हल्दी बनेगा, एक गोल्डन पार्टिकल, ये गोल्डन कलर का येलो होता है गोल्ड, जिसका नैनो स्केल बनने पर रेड कलर हो जाता है। ये भी नैनो स्केल प्रॉपर्टी है। ये इसके साइंस है, इसके बीच जो इसके एनर्जी बैंड गैप चेंज होते हैं, इसलिए इस तरह की प्रॉपर्टी दिखता है। हाँ, ये भी वही। अब देखिए, ये नैनो जो मैंने कहा बायोलॉजिकल इमेजिंग की बात चर्चा किया, जब किसी मटेरियल में लुमिनेसेंस प्रॉपर्टी आ जाती है मटेरियल का साइज चेंज होने से, तो ये सारे एरियाज हैं जहां पे ये नैनो मटेरियल्स यूज हो रहे हैं, उसका फोटोनिक क्रिस्टल के कारण, उसके लुमिनेसेंस प्रॉपर्टी के कारण बायोलॉजिकल इमेजिंग में यूज हो रहे हैं। हमारे बायो बार कोड्स बन रहे हैं, है ना। हमारे बहुत सारे प्लाज्मोनिक एरिया है, नैनो फोटोग्राफी है, ये सारे एरिया में फोटोनिक क्रिस्टल का यूज हो रहा है ना। अब आप कहेंगे कि मैं पॉलिटेक्निक में हूँ, फैकल्टी हूँ या इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ, क्यों हम ये काम करें, नैनो टेक्नोलॉजी में क्यों काम करें। तो मैं एक आपको एग्जांपल्स देता हूँ। शायद इस नोबेल लॉरियट्स को सब लोग जानते होंगे, है ना, रामाकृष्णन सर को पता है इनकी इतिहास। ये उन्हें 2009 में नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री में, और फॉर द स्टडीज ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम। और ये व्यक्ति मास्टर्स हैं, बैचलर हैं फिजिक्स में, और एमएससी भी फिजिक्स में हैं। पीएचडी, इन्होंने पीएचडी किया है केमिस्ट्री के एरिया में, और वर्क हो रहे हैं, कर रहे हैं बायोलॉजिस्ट के एरिया, और नोबेल प्राइज मिल रहा है केमिस्ट्री में। ए पर्सन इज फिजिक्स and post physics graduate, masters in physics, PhD in biology, but awarded Nobel Prize in chemistry. शंभू जी, सरप्राइज है कि नहीं? सरप्राइज है सर, बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत बड़ा सरप्राइज है सर। चंद्रशेखर सर हैं? जरूर होंगे सर। हाँ, कोई बात। चंद्रशेखर सर भी देखेंगे सर, बड़ा सरप्राइज है, वर्ल्ड ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। सर इंडिया में तो क्या कहा जाए, जेम्स की कमी थोड़ी ही है सर, बस फ्लरिश नहीं हो पाते हैं, या फिर उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है जो चाहिए। बिल्कुल, इसलिए तो हम लोग ये सेमिनार सिंपोजियम करते हैं,
और हम लोग बिल्कुल बिल्कुल सर। प्रोफेसर एच.सी. वर्मा की सेशन हम लोग करा रहे हैं 10 तारीख को आप लोगों के बीच, है ना, अभी मैं शेयर करूंगा जरूर सर, इसी चीज के लिए। जरूर सर, जरूर। तो ओके क्या सर। वर्ल्ड ऑफ इंटरडिसिप्लिन नेचर है, एक आदमी फिजिक्स ग्रेजुएट है, मास्टर्स भी फिजिक्स में है, पीएचडी है केमिस्ट्री में, नोबेल पीएचडी है बायोलॉजी में और नोबेल प्राइज मिल रहा है केमिस्ट्री में। तो मैं खुद सिर्फ फिजिक्स हूँ और पीएचडी नैनो टेक्नोलॉजी हूँ, पोस्ट डॉक नैनो टेक्नोलॉजी, और मैं काम कर रहा हूँ आयुर्वेदा में, फूड में, एग्रीकल्चर में, इंजीनियरिंग मटेरियल्स में। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। उसी तरह जगदीश चंद्र बोस की कहानी है, ही इज अ फिजिसिस्ट, बायोलॉजिस्ट, बायोफिजिस्ट, बॉटनिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट, है ना। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है ये 21वीं शताब्दी की ब्यूटी है ना। सब मॉडर्न साइंटिफिक टूल्स में बता रहा हूँ, जो हमारे पास तो 23rd इक्विपमेंट्स हैं, और ये मैं कुछ बता रहा हूँ जो वाइब्रेटिंग सैंपल मैग्नेटोमीटर, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये ल्यूमिनेसेंस मेजरमेंट, एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर, है ना, नैनो पार्टिकल ट्रैकिंग एनालिसिस सिस्टम, ये सारे कुछ चीजें हैं जो हमेशा यूज होता है सब चीजों में, और ये सारी चीजें हम लोगों के पास है। अब एक चीज और मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मेडिसिन, क्या 10 मिनट और ले सकता हूँ, समय ज्यादा हो रहा है? नहीं, लिया जा सकता है सर। 10 मिनट और। ये देखिए, एक नैनो पार्टिकल्स की पिक्चर है जो अभ्रक ताम्र भास्म है, और ये इसकी मैग्नेटाइजेशन लूप है। ये एक नैनो मेडिसिन है जो हमने अपने लैब में बनाया है, और इसमें देखेंगे इसके माइक्रो स्ट्रक्चर कितने यूनिफॉर्म है, देखिए सब। तो कहा जाता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें माइक्रो स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म होता है, और ये सुपर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कहता है। तो मेडिसिन होने की प्रॉपर्टी जो है वो है कि माइक्रो स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म होना चाहिए। हमारे एनिशिएंट विजडम की देन है, जो हमारे भारत के ऋषि मुनि थे, पूर्व में किसी चीज को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से एलोवेरा नींबू मिला के कुछ भस्म बनाते थे, और उस भस्म में ऐसे गुण होते थे जो कि वो काफी इफेक्टिव माना जाता था, और उसकी इफिकेसी को काफी अच्छा माना जाता है ना। और कहा जाता है कि उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और एलोपैथिक मेडिसिन में वो चीजें होती हैं। इसी तरह देखें, ये हमारे पीएचडी स्टूडेंट हैं श्वेता सिन्हा, जो अवार्ड हो चुकी हैं। ये एग सेल से, वेस्ट मटेरियल से, अंडे के छिलके को जो उसको फेंका जाता है, ये कैल्शियम बेस्ड मटेरियल बनाया है, और ये कैल्शियम बेस्ड मटेरियल का एंटी फंगल इफेक्ट आया है, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट आया। हम लोगों ने इसका भी पेटेंट भी किया है, लेमन जूस मिला के इन्होंने बनाया है। और यही कैल्शियम बेस्ड मटेरियल को इंडस्ट्री में भी केमिकली लोग बनाते हैं, और ये इस मटेरियल का वही बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप आया जो मटेरियल इंडस्ट्री में आता है। बस अंतर क्या है, इसको हम इको फ्रेंडली बनाते हैं, इसमें हम हर्बल मटेरियल यूज करते हैं, जिससे पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है ना, वातावरण प्रदूषित नहीं होता है, लो कॉस्ट होता है। तो हम वेस्ट को वेल्थ और नॉलेज में क्रिएट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात होती है कि हम एक बड़ा सिस्टम को खड़ा कर सकते हैं, एक उद्योग, बिल्कुल सर, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। वेस्ट मैनेजमेंट तो अभी चैलेंजिंग फील्ड है ऐसे ही। ये 2016 में मैंने स्वीडन में इस पे टॉक दिया था, एनिशिएंट विजडम ऑफ इंडियन विजडम, और वहाँ के लोगों ने कहा कि कहाँ से अपने ज्ञान को खोज निकाला है। और मैं यहाँ भारत से गया था, कोई इंडियंस नहीं थे, लेकिन वहाँ के स्वीडन के बड़े साइंटिस्ट ने, जापान बेस्ड बहुत इमिनेंट साइंटिस्ट हैं, चेयरमैन ऑफ द इंडियन अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एडवांस मटेरियल कांग्रेस, और मुझे वहाँ पर फेलिसिटेट किया गया, और मेरा उत्साह भी काफी बढ़ा कि मैंने भी क्या ऐसा काम किया जो मुझे सम्मान मुझे इतना मिला। मतलब काम बहुत लोग कर सकते हैं, काम में जो नयापन होता है, काम में जो कुछ गुफा से खोज के लोग निकालते हैं, उसकी कद्र होती है, सम्मान मिलता है, देर से मिले लेकिन मिलता है। यस, तीस एक एग्जाम्पल्स में सबके लिए, ये इंजीनियरिंग वाले सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा राइस हस्क पूरे बिहार में वेस्ट मटेरियल के रूप में फेंका रहता है, जानवर को खिला देते हैं या जला देते हैं, या बहुत सारे हमारे देखे होंगे कि गांव में कुछ लोग इसको मिट्टी में मिला के दीवार का यूज करते हैं। तो ये सारे जो है, ये राइस हस्क से हम लोग सिलिका मटेरियल को प्रचुर मात्रा में निकालते हैं। हमारे एमटेक स्टूडेंट है यहाँ पर निशांत कुमार जी, एक अनुराग कुमार है, अर्चना कुमारी, ये सब बहुत एक्टिवली हमारे साथ इसमें काम कर रहे हैं। अभी 4-5 एमटेक ग्रुप, 1 पीएचडी ग्रुप एक्टिवली वर्किंग इन दिस एरियाज। एंड आपको पता होगा जो शुरू में हम लोगों ने कुछ किया नहीं है, हम लोगों ने 100 के करीब, जो शंभू जी ने शुरू में बताया या चंद्रशेखर सर ने जो हम लोगों के बारे में बताया, 100 से ज्यादा इंटरनेशनल पेपर हम लोगों ने इस एरिया में पब्लिश किया है। आप अगर गूगल में जाके भी खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा वो सारी दुनिया में।
और पूरी दुनिया में 20 से 23 कंट्री में हम लोगों के वर्क साइट हो रहे हैं। तो हम लोगों का उत्साह बढ़ रहा है, और उत्साह बढ़ने में और हम लोग अच्छे से काम करते हैं। चुनौतियों के बीच समस्याएं हम लोग को भी आती है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो निकल जाते हैं। तो ये जो नैनो सिलिका है राइस हस्क में प्रचुर मात्रा में है, और इस नैनो सिलिका का यूज सीमेंट इंडस्ट्री में होता है। मैकेनिकल वाले बहुत अच्छे से समझेंगे, सिविल इंजीनियरिंग वाले के लिए बहुत उपयोगी है ये। रबर के टायर में डालने से इसका काफी मैकेनिकल हार्डनेस बढ़ रहा है। ड्रग डिलीवरी में यूज हो रहा है, पेंट में यूज हो रहा है, सोलर सेल्स में यूज हो रहे हैं। तो हमारे जो बिहार में ये प्रचुर मात्रा में फूका हुआ है ये सिलिका, ये राइस हस्क, और ये राइस हस्क से हम सिलिका को प्रचुर मात्रा में निकालने की कंपनी को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड एक बेसिक सिम्फनी कंपनी है, वो सिम्फनी कंपनी ने अभी हमें एक ऑफर दिया था, मुझे इसका रिसर्च ट्रांसफर करिए। उन्होंने कहा कि मैं ट्रांसफर कोई करूंगा जब आप एमओयू करेंगे इसका। जरूर सर, बिहार में तो ऐसे भी मतलब ये राइस हस्क है उसकी तो कमी है नहीं, और वेस्ट ही चला जा रहा है। अगर ये इंडस्ट्री अपने यहाँ लग जाए तो कितने सारे बच्चे हैं जो इधर उधर जो भाग रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको रास्ता भी मिल जाए। बिल्कुल, इसलिए तो ये कर रहा हूँ मैं, और इस तरह के काम को हम लोग बहुत व्यापक स्तर पे कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल मेथड है जो बनाते हैं, आप अपने पॉलिटेक्निक लैब में भी इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। देखिए, सिंपल राइस हस्क लेते हैं, इसको वे करते हैं, इसमें क्लोराइड वगैरह मिलाते हैं, हीट करते हैं, और कोई बाद में हम लोग करके इसको सिलिका को बना लेते हैं। देखिए, बहुत सिंपल प्रोसेस है। इससे रिलेटेड कंपोजिट को बनाना हो किसी चीज में मिला के, और तो कंपोजिट भी लाने का भी बहुत आसान तरीका है। तो वेरी लो कॉस्ट टेक्निक है जो हम इसको बना सकते हैं यहाँ पर, और इस पर बेस इंडस्ट्री को खड़ा कर सकते हैं, है ना। आप देखे होंगे कि फर्स्ट स्लाइड में हमने माननीय नीतीश कुमार जी का फोटो दिखाया था अपने साथ। वो इसलिए दिखाया था, दिस इज द ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी, और हमें आज तक काफी सपोर्ट उनसे मिलते रहा है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। जब भी मैं उनके पास जाता हूँ मुझे मदद करने को आश्वासन देते हैं, और मदद मिलता रहा है। तो इस तरह से फ्रंटियर सेंटर का डिपार्टमेंट का होना बिहार के लिए प्राउड की बात है। ये चर्चा मैंने किया पहले कि जब किसी चीज में हमारा एनिसेंट विजडम, पुरानी सोच, वेस्टर्न साइंस और हमारा हर्बल टेक्निक जो है, जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है, और नैनो टेक्नोलॉजी, चारों शक्तियां जुटती हैं, तो हम लोग एक बहुत बड़ा काम को कर सकते हैं। इंडस्ट्री को भी खड़ा कर सकते हैं, स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं, है ना। जरूरत है लाइक माइंडेड पीपल्स का एक जगह जमा होने। ये भारत का आविष्कार, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल का आविष्कार हुआ। आप लोग गूगल में डालेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल बाय डॉक्टर आर.के. कोटनाला, तो ये हमारे टीचर है जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में दिखाया है, दिस इज माय मेंटर, ही इज अ सीनियर साइंटिस्ट ऑफ नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी CSIR लैब ऑफ दिल्ली। मैं इनके साथ काफी दिनों से जुड़ा हूँ। इन्होंने एक मैग्नीशियम फेराइड का यूज करके बहुत बड़ा जो है एक मटेरियल्स बनाया है, जो पानी डालने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, और इस पर डिवाइसेस बन चुके हैं, पेटेंट हो चुका है। अब इंडस्ट्री खड़ा होने की बात हो रही है। कभी अगर हो तो स्पेशली इस पर लेक्चर भी हम लोग कोटनाला सर का करा सकते हैं। श्योर सर, श्योर, बिल्कुल श्योर सर, बिल्कुल सर, वेलकम बिल्कुल। आई कैन अप्रोच। ये कोटनाला सर बहुत करीबी है हमारे, यहाँ भी आर्टवर्क नॉलेज यूनिवर्सिटी सर को बुलाया है, और मैं बराबर जाते रहता हूँ। बहुत बड़ा सर ये जैसे जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं उसमें तो ऐसे भी 6 सेमेस्टर के बच्चे प्रोजेक्ट, तो उनको एक पेपर करना भी है, और अगर उनके इंटरेस्ट का, उनके लोकेलिटी का कुछ मिल जाए उनके लिए, तो वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए बियॉन्ड क्लासरूम एक्टिविटी कुछ चलेंगे तो ही कुछ सोचने का मौका मिलेगा। जी जी जी, जरूर। नेचर की बात मैंने कहा, नेचर से मैंने नैनो टेक्नोलॉजी को जोड़ा, इसलिए जोड़ा कि नेचर में वो ज्ञान है, और उस ज्ञान को अगर हम अपने दैनिक जीवन से जोड़ें, रिसर्च से जोड़े, तो बहुत नई नई टेक्नोलॉजी का जन्म हो जाए, है ना। अब ये है कि ऐसे एक्टिविटी को कैसे हम एक्सप्लोर करें। तो मैं प्रोफेसर एच.सी. वर्मा के साथ 2004 से जुड़ा हूँ। स्टिल हम लोग छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से साइंस के प्रिंसिपल को एक्साइट करते हैं, और टेक्नोलॉजी और रिसर्च की तरफ हम लोग एक्साइट करते हैं बच्चों को। ये ओपन लेबोरेटरी है जो अन्वेषी का एक्टिविटी है प्रोफेसर एच.सी. वर्मा सर की, इसको लेके हम लोग पूरे देश में घूमते हैं, और फ्रॉम स्कूल्स लेवल टू यूनिवर्सिटी एंड एमटेक बीटेक लेवल पर भी हम लोग काम करते हैं, और छोटे छोटे प्रिंसिपल को एक्साइट करते हैं। तो कहीं ना कहीं होता है कि हमें इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी करने का मन नहीं होता है, तो वन ऑफ द रीजन इज दैट कि हम कैसे एक्साइटमेंट लाएं। विज्ञान को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, लेकिन सीखते नहीं हैं। पढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखते नहीं हैं। सीखने के बाद जब हम छोटे छोटे प्रिंसिपल को देखते हैं तो हमें वो एक्साइटमेंट आता है। ये एक इम्पैक्ट है। ये प्रोफेसर एच.सी. वर्मा सर है, देखिएंगे एकदम सर का जो मूवमेंट होता है,
ये मैं बगल में बैठा हूँ, ये SCRT के डायरेक्टर थे हसन वारिस सर, अभी नहीं है, रिटायर कर गए हैं। तो प्रोफेसर HC वर्मा सर, ये सीनियर रिसोर्स पर्सन ऑफ IIT कानपुर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट, हम लोग पूरे देश में इसका काम करते हैं। ये लो कॉस्ट टेक्निक से हम लोग पढ़ाते हैं। तो इम्पैक्ट क्या आया है मैं शेयर करना चाहता हूँ। वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दिस एक्सपेरिमेंट, लो कॉस्ट एक्सपेरिमेंट, under various situations including regular classroom and special lecture session, and found that when they combined with the right type of question, they are very effective tool for concept building and interest generation in basic and scientific research, particularly of interdisciplinary nature. About 25 teachers and 100 students come in close contact and working for science education research. इस तरीके से हमारा एक ग्रुप क्रिएट हो गया है देश में, जिसको सीनियर रिसोर्स पर्सन ग्रुप कहते हैं। ये देख लीजिए, ये सीनियर रिसोर्स पर्सन ग्रुप है HC वर्मा सर की, जो देश में गांव से लेके बड़े बड़े शहरों तक हम लोग काम करते हैं रिसर्च में इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट जनरेट। एक कॉन्फिडेंस, वर्मा सर हमेशा कहते हैं, माय टीचर एंड मेंटर, कि आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास इज लाइक ए न्यूट्रिनो पार्टिकल्स, नो वॉल इन माउंटेन कैन स्टॉप इट्स मोशन, इवन अर्थ कम इन फ्रंट ऑफ योर न्यूट्रिनो पार्टिकल, दिस पार्टिकल कैन पेनिट्रेट इनटू द अर्थ। तो आप जब एंथुजियाज्म से, कॉन्फिडेंस से फुल होते हैं तो आपको ईश्वर आपके साथ होता है, आपके पूर्वज, आपके गार्जियंस, आपके मेंटर्स, आपके वेल विशर आपके साथ होते हैं। कहीं न कहीं आपको आशीर्वाद मिलते रहेगा जब आप आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। तो यही चीजें कलाम साहब भी कहते हैं, द ब्यूटी ऑफ डूइंग साइंस, द प्लेजर ऑफ डूइंग साइंस एंड द अल्टीमेट ब्लिस व्हेन द रिजल्ट ऑफ साइंस मेक्स यू अंडरस्टैंड द नेचर, master it, make things that will improve the life of quality of life। जब तक हम विज्ञान को देखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तब तक जो है हमारा एक नेचर को हम नहीं समझ सकते, नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग को नहीं समझ सकते। और साइंस इज ए ग्लोबल बिजनेस, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। पैसे कमाने का मैनेजमेंट एक तरीका नहीं है, टेक्नोलॉजी भी है, एक साइंस उससे बड़ी चीजें हैं। एक हिंदू पेपर का कटिंग था जिसको मैंने आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ। और अंत में मैं ये दिखा रहा हूँ कि 1921 में आइंस्टाइन वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और 2021 में जो है ये 100 साल हुए इस नेशनल अन्वेषिका नेटवर्क ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रोफेसर HC वर्मा। हम लोग पूरे देश में इसके सेंटिनरी ईयर मना रहे हैं, क्योंकि इसमें बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कैसे बेसिक साइंस और रिसर्च, डिस्कवरी या साइंटिफिक जर्नी में कितनी परेशानियां आती हैं एक मैन ऑफ द सेंचुरी बनने में, एक नोबेल लॉरेट्स बनने में। इसका उद्देश्य ये है टू प्रोवाइड द इमेज ऑफ साइंस एंड साइंटिस्ट अमॉन्ग द कॉमन पीपल। तो ये इसी पर 10 तारीख को HC वर्मा सर आप लोगों से रूबरू भी होंगे। वो लेक्चर मैं करा रहा हूँ, आपके DST डिपार्टमेंट से अप्रूवल मिल चुका है ना, मैं भी वहाँ रहूँगा। और ये पता होगा कि आइंस्टाइन वाज नेम्ड एज द मैन ऑफ द सेंचुरी एंड टू दिस डेज आइंस्टाइन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द पीपल ऑफ ऑल एजेस। तो विज्ञान में, रिसर्च में इतनी क्षमता है कि वो इस शताब्दी के महामानव भी हो सकते हैं ना। तो इसलिए रिसर्च करना, इनोवेशन करना कोई बुरी बात नहीं है। एंड HC वर्मा सर पोस्टर्स में इसमें नहीं दिखा पाया, थैंक यू। एंड आवर फ्यूचर प्लान, या आप देखेंगे यूरोप जो है अपने बजट का इतना सबसे ज़्यादा पैसा क्वांटम टेक्नोलॉजी, फ्रंटियर रिसर्च, पर्टिकुलरली कॉग्निटिव साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी और ये सारे एरिया में खर्च करते हैं। वह हमारी फ्यूचर प्लान क्या होना चाहिए, हम भी फ्रंटियर्स एरिया की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को समझ के हमें टेक्नोलॉजी को, रिसर्च को जन्म दे सकते हैं। थैंक यू। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। कितनी बेसिक जानकारी आपने दी और एकदम अपने आसपास और प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई चीजों को आपने इतने अच्छे से समझाया और बताया। सर बच्चों के कुछ क्वेश्चंस हैं, लिया जाए? बताया जाए। सर एक बच्चे ने पूछा है कि नैनो टेक्नोलॉजी, हाउ GDP ऑफ कंट्री रिलेटेड टू नैनो टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वो पॉल्यूशन में जितने पॉल्यूटेड मटेरियल हमारे वातावरण में आ रहे हैं, उसमें मोस्ट ऑफ देम जो पॉल्यूटेड पार्टिकल है वो नैनो मटेरियल्स है। अगर हम उस नैनो मटेरियल्स को आइडेंटिफाई कर ले तो उसको हम दूर कर सकते हैं साइंस के द्वारा, रिसर्च के द्वारा। तो हमारा पॉल्यूशन लेवल घटेगा और पॉल्यूशन लेवल के कारण जो हमारा GDP जो है चेंज हो रहा है, काफी लोगों की मृत्यु हो रही है, लोगों का हेल्थ चेंज हो रहा है, उस हेल्थ इफेक्ट को हम चेंज कर सकते हैं
और एक स्वस्थ भारत, स्वस्थ राज्य, स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। पॉल्यूटेंट में सबसे ज्यादा नैनो मटेरियल्स ही पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स। राइट, नेक्स्ट। और किन्हीं का क्वेश्चन होगा तो वो डायरेक्ट माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन आया अभिषेक कुमार का। हाँ बोलिए। ये कह रहा है कि डिप्लोमा स्टूडेंट जो है जी। कैसे रिसर्च कर सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी में। हाँ, डिप्लोमा में जो आपके डिफरेंट इंजीनियरिंग ब्रांच हैं, है ना, इंजीनियरिंग ब्रांच में जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ना, या जितने भी इंजीनियरिंग साइंस है, तो जितने काम है सब तो इंजीनियरिंग साइंस का पार्ट ही है। जैसे सिलिका मटेरियल का प्रोडक्शन, वो एक सिविल इंजीनियरिंग वाले यूज करके उसके पॉलीमर बना सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा में, वो इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी स्टडी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी इसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का स्टडी कर सकते हैं। तो सारे तो इंटरडिसिप्लिनरी वर्क ही है ना। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी कोई बेसिक साइंस और अप्लाइड साइंस की नहीं है, इंजीनियरिंग साइंस भी इसके अंदर है, मेडिकल साइंस भी है। तो एक कन्वर्जिंग ऑफ साइंस का हम कल्चर को ला सकते हैं। यस सर। लास्ट टाइम हमने 2 प्रोजेक्ट करवाया था यहाँ पे एक्चुअली हमारा हाँ। BCST से, तो हाँ। 2 पेपर भी आए, मंजू मैम के साथ दिए, है ना। तो उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का हमने एक बनवाया था, मटेरियल बनाया था, नैनो पार्टिकल्स मिला करके हाँ। नैनो कंपोजिट बनवाया था। तो इस तरह से तो कर ही सकते हैं बच्चे जो मैकेनिकल का है। तो उसमें जैसे आप ही का शंभू जी काम है कुछ, जी। तो आपका काम है जैसे, तो आप जो है इसमें जो मैग्नेटिक नैनो मटेरियल्स पे आपने काम किया है, वो नैनो मटेरियल्स को आप बच्चों को काम को दिखाएंगे। बहुत लोग जी जरूर दिखाते हैं सर, दिखाते ही। जैसे मान लीजिए आयरन ऑक्साइड बेस्ड मटेरियल है, सब लोग पॉलिटेक्निक में पढ़ते होंगे आयरन ऑक्साइड बेस्ड मटेरियल। तो जितने भी आयरन ऑक्साइड बेस्ड मटेरियल हैं, वो मटेरियल्स का आप नैनो पार्टिकल्स बना सकते हैं। तो जो उसकी प्रॉपर्टी वहां है, वो प्रॉपर्टी यहाँ अलग मिलेगी। तो अलग मिलेगी तो मतलब न्यू साइंस, न्यू प्रॉपर्टी, न्यू एप्लीकेशन, सारी चीजें, न्यू टेक्नोलॉजी भी हो सकती है उसकी। तो पहला चीज क्या है, किसी मटेरियल्स में जो गुण है, आपको कहीं पर किसी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल या किसी भी एरिया में कोई ड्रास्टिक प्रॉपर्टी आपको दिखता है, तो उसी का आप नैनो साइज बना सकते हैं। दे हैव एंडलेस एप्लीकेशन, है ना। इसमें कोई सारे इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक के हर एक ब्रांच के लोग काम कर सकते हैं। और जब आप वर्ल्ड लेवल का पेपर्स देखेंगे तो पॉलिटेक्निक के बहुत बच्चे काम कर रहे हैं, बैंगलोर कंपनी बहुत बच्चे काम कर रहे हैं, टीचर्स काम कर रहे हैं। अच्छा, सारे टीचर्स तो कम से कम एमटेक है, ये जरूर सर, है ना। तो टीचरों का हम लोग एक नेटवर्क खड़ा करें। आज क्यों HC वर्मा सर ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ये नेशन वाइड मूवमेंट कर रहे हैं, हम लोग भी, उसका मेन उद्देश्य है कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस कैसे एक डिस्कवरी का रूप लिया, एक टेक्नोलॉजी का रूप लिया, है ना। और उसको करने में कितनी बाधाएं आती है, हम ही लोग रिसर्च कर रहे हैं, बहुत बाधाएं आती है ना। जैसे अभी सब लोग खुश हैं, एक आदमी का मैसेज कुछ उल्टा पुल्टा आ रहा था, सुरेश कुमार नाम का, है ना, वो पता नहीं, डोंट नो पर्सन, तो उसको कभी लाइए, मैं उसके माथे का कीड़ा निकाल देंगे यहाँ पे, और सही हो जाएगा। कुछ लोग कीड़ा रहे हैं सर, है ना। और किन्हीं का है तो डायरेक्ट माइक ऑन करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि सर को जो है अच्छा लगे। गौरव कुमार, आपने हैंड रेज किया है, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सर आयरन रस्ट नैनो टेक्नोलॉजी में कैसे काम कर सकता है और किस तरह से काम कर सकता है? आयरन रस्ट जो बच जाता है, बेकार हो जाता है जो। हाँ। आप उस पहले क्या कर सकते हैं, उस आयरन डस्ट के पार्टिकल्स उसको आपको साइज मेजर कर लें। साइज मेजर करने के लिए आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर है, पहले उसके साइज को देख लीजिए। वो साइज को देखने के बाद उसकी अगर प्रॉपर्टीज देख लीजिए, नैनो स्केल में है या माइक्रो स्केल में ही है, तो उसकी प्रॉपर्टी आयरन है तो निश्चित रूप से उसमें मैग्नेटिज्म होगा, है ना, चुंबकीय गुण होंगे। तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को आप मेजर कर लें, उसकी मल्टीफेरोइक प्रॉपर्टीज को आप मेजर कर लें। मल्टीफेरोइक में जिसमें डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, वो प्रॉपर्टीज को आप यूज करें। तो उस प्रॉपर्टीज को देखने के बाद आप एविडेंस बेस्ड फंक्शनल मटेरियल के रूप में आप उसको आप बता सकते हैं कि ये पॉसिबल एप्लीकेशन इस एरिया में हो सकता है। वैसे आयरन डस्ट को हम लोग जब देखते हैं तो जनरली वो नैनो पार्टिकल्स आयरन ऑक्साइड है, ट्रांसफार्मर कोर में ये सब चीजें यूज होता है,
रिकॉर्डिंग मीडिया में वो मटेरियल्स यूज होते आ रहे हैं, ऐसी चीज हो। लेकिन आपकी जिज्ञासा है तो जरूर उसको कलेक्ट करिए, उसके साइज को मेजर करिए, है ना। उसमें फेरोफ्लूइड्स भी बन रहे हैं आजकल, है ना, मतलब उसको लिक्विड कहते हैं, आयरन ऑक्साइड, कुछ लिक्विड मटेरियल भी यूज हो रहे हैं, है ना। जी सर। सर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मोना कुमारी के द्वारा आया है, लगता है सर आप इस पे काम भी कर रहे हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी में एग्रीकल्चर फील्ड में क्या है, मतलब कैसे मतलब हम इसको रिलेट कर सकते हैं। अभी तो सबसे पहला मैंने एक राइस हस्क दिखाया आपको, सिलिका। तो बिहार रिसर्च बेस्ड ऑन रिसोर्सेज इन बिहार, तो जो सिल्का हमारा जो राइस हस्क को पूरा फेंक देते हैं या जला देते हैं, यही करते हैं, या जानवरों को खिला देते हैं गाँव में, जी जी, तो उससे पॉल्यूशन भी फैल जाए। वो सारे राइस हस्क को जमा करके सिल्का मटेरियल बना सकते हैं। सिल्का को अब बहुत सा यूज है, सीमेंट में मिला रहे हैं, ड्रग में यूज कर रहे हैं, ईटा में से मिलने से लाल रेड कलर का ईटा बन रहा है। तो उस वेस्ट मटेरियल को हम वेल्थ नॉलेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा एग्रीकल्चर में यूज है इसका, जो फूड में जितना अभी हमने टर्मरिक हल्दी दिखाया, लाल हल्दी, सिनेमन है, जिंजर है, टर्मरिक है, ये सारे का हम नैनो पाउडर बना के एक नया मटेरियल को मार्केट में ला सकते। तो अभी तक जितनी मसाला, जितने पाउडर मार्केट में बिक रहे हैं, वो किसी का भी हो, उसका कुछ साइंटिफिक एविडेंस है। 50 कंपनी हल्दी के मसाले को बना रहे हैं, तो क्या साइंटिफिक एविडेंस नहीं है सब? लेकिन हम लोग उस पाउडर को लाए तो एविडेंस बेस्ड पाउडर होगा। उसका क्रिस्टल साइज मेजर कर लें हम, उसकी बायोमेडिकल एप्लीकेशन हम लोग करते हैं। हम लोग टर्मरिक को यूज अभी कैंसर लाइन सेल पर किए हैं, बैक्टीरिया पे किए हैं, वायरस पे किए हैं। तो एविडेंस बेस्ड पाउडर हम तैयार कर सकते हैं, उस पर भी उद्योग को ला सकते हैं। और हमने 1-2 पेटेंट भी इस एरिया पे किए है ना। तो पेटेंट के सारी बातों को हम नहीं शेयर कर सकते हैं, लेकिन इस एरिया में। तीसरा कि एग्रीकल्चर में हमने हवन कहा था, हवन का जो आस होता है वो नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल। वो हवन के आस को जो हम डेली हवन करें, हवन से प्यूरिटी होगी, कोरोना वायरस भी भागेगा, और उसके आस को हम एग्रीकल्चर में डालने से बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो बिहार में तो एबंडेंट रिसोर्सेज है हमारे पास। जी जी सर, थोड़ा रिसर्च में आगे तो आइए, है ना। जी सर, आप लोग का आशीर्वाद रहेगा, साथ रहेगा तो जरूर हम लोग बढ़ेंगे ही सर। इसमें इतना इंटरेस्टिंग फील्ड है ये। सर टाइम का तो कंस्ट्रेन है, इसलिए क्वेरीज तो आती रहेंगी, लेकिन आपके पास भी समय की कमी है। तो सर हम ऑफिशियली वोट ऑफ थैंक्स के लिए अपनी 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट है शाहिना, आर यू प्रेजेंट हियर? यस मैम। तो सर को थैंक्स करना है, थैंक्स किया जाए। यस मैम। गुड आफ्टरनून टू ऑल। Am I audible, ma'am? Yes, you are audible. Good afternoon to all. Thank you, ma'am, to giving me this opportunity to deliver vote of thanks for this wonderful webinar. In first, I would like to thank our principal sir who give us this type of online platform to perform and increase our thoughts and ideas in various fields. He always encourages and inspires us to work hard in not only for semester, for technical field also. Since today's webinar is related to nanotechnology and nanoscience, so this one is very effective and helpful for us to make our future in this field also. So thank you so much, Principal Sir. Since this is a lockdown period and everything has stopped, but we are stay connected with our expertise and faculty members via online classes and this type of the webinar series. So this one is very helpful for us to bear up our confidence in lockdown period. So thank you so much, Principal Sir. And on behalf of whole NGP team, I would like to thank our chief guest, Dr. Rakesh Sir, who is head of Center of Nanotechnology and Nanoscience. Thank you so much, Rakesh sir, to stay connected with us and share your ideas and thoughts with us and experience also. We know very well you have a very busy schedule, but you have spent your precious time with us, and I think it would work for us, and we can improve our knowledge in this field and can make our career in this field also. Thank you so much, sir, to deliver your experience with us. And in last, I would thank organizing committee for organize this type of webinar, and thank to all participants who joined this webinar and listen carefully and make this webinar effective and sensitive or wonderful. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Rakesh sir.
थैंक यू शाहिना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। राकेश सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो 10th को आप लोग वेबिनार कर रहे हैं उसमें जरूर हम लोग को शामिल कीजिए। आप लोगों को चिट्ठी जा रही है, वो पूरे पॉलिटेक्निक सब है। बिल्कुल सर। और एक और सर, ये पेंडेमिक खत्म हो जाए, बच्चे अगर आने लगते हैं इंस्टीट्यूट, तो जरूर एक शेड्यूल बनाया जाए सर आपके लैब को। हमारी हार्दिक इच्छा है कि मैं खुद पर्सनली उसको विजिट करूं। मैं खुद यहाँ फिजिक्स की टीचर हूँ सर, मेरा भी इंटरेस्ट है उसमें, और हमारा भी रिसर्च वैसे तो इसमें स्पिनट्रॉनिक्स में है, लेकिन नैनो साइंसेज में बहुत इंटरेस्ट है, तो जरूर आपके साथ कुछ करना चाहूंगी सर। शंभू जी आते रहते हैं, शंभू जी के साथ आइए, ऐसे भी जरूर। रहते हैं। जी सर, मैं एक और बात शेयर सर। करना चाहूंगा सर इस वेबिनार का, कि अभी थोड़ा देर पहले बात हो रही थी, है ना, सो आई एम वेरी हैप्पी। मैडम बोल रही थी कि एट द लास्ट जो है, मैं किसी का बुराई नहीं करना चाह रहा हूँ, जो एट द लास्ट जो है 12-13 स्टूडेंट बच जाते हैं, है ना। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 114 स्टूडेंट हैं अभी टोटल जो लोग हैं, तो बहुत ही इंटरेक्टिव रहा सर आपका ये सेशन। सो बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूंगा सर कि आपका इंटरेक्शन जो है मैं समझता हूँ अभी तक का बेस्ट है। थैंक यू सर। नहीं, एग्जैक्टली सर, हाँ एग्जैक्टली इतना लोग। आज मुझे थोड़ी तबीयत खराब थी, फीवर जैसा, लेकिन फिर मुझे लगता है आप लोग कह रहे हैं अच्छा, तो अच्छा ही हुआ होगा। बहुत अच्छा हुआ सर, बहुत अच्छा हुआ। और आपने इतने मतलब एकदम बेसिक